नमस्कार। जिसका इंतजार था वो चीज हो चुकी है। पाकिस्तान से पहलगाम का बदला ले लिया गया है। आज भारत ने पहलगाम की जो घटना हुई थी, जिस तरह से आतंकियों ने वहां पर टूरिस्टों पे हमला किया था, उसके बाद जो कुछ हो रहा था, लोगों को इंतजार था कि कब आखिरकार भारत जो है वो पाकिस्तान को सबक सिखाएगा, आतंकवादियों को सबक सिखाएगा। भारत ने आज वो कर दिया है, और जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। तस्वीरें भी हैं इस बार। ये भी नहीं कह सकता पाकिस्तान की कुछ आए थे कौवे मर गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारी भी दी है। लेकिन ये सब तभी मुमकिन हो पाया जब पॉलिटिकल इच्छा शक्ति थी। सेना को छूट दी गई थी, लेकिन पॉलिटिकल इच्छा शक्ति के बिना ये संभव हो पाता। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ आज दो खास मेहमान मौजूद हैं। विजय विद्रोही हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और धीरेन्द्र पुंडी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन दोनों ही से हम जानेंगे, जिन्होंने एक लंबा अनुभव देखा है। 2001 में भी जो घटना हुई थी, पराक्रम ऑपरेशन हुआ था, वो 2008, उसके बाद की तमाम घटनाओं को देखा है। और हम इनसे समझेंगे कि सर, क्या बिना पॉलिटिकल इच्छा शक्ति के इस तरह की जो घटना होती है उसके बाद जवाब देने की कार्रवाई हो सकती है क्या? विजय जी, आपसे सबसे पहले ये सवाल है कि जो कुछ हुआ पहलगाम में, या इससे पहले पुलवामा में हुआ, उरी में हुआ, उसका जवाब दिया गया, सर्जिकल स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक किया गया। लेकिन ऐसी ही घटना पहले भी हुई थी, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया। इस वजह से शायद वो घटनाएं हुई। अब जब जवाब दिया जा रहा है, तो इसके पीछे पॉलिटिकल इच्छा शक्ति भी है। आर्मी तो हमेशा से पावरफुल रही है। देखिए, कश्मीर की जो समस्या है मेरे हिसाब से ये कोई कश्मीरियों की समस्या नहीं है हम्म। जो कश्मीरियों को हल निकालना है। ये कोई मिलिट्री समस्या नहीं है जो सेना को हल निकालना है। ये एक पॉलिटिकल इश्यू है और पॉलिटिकल नेताओं को हल निकालना है, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को हल निकालना है। हम्म। अब होता यह है कि पाकिस्तान में चूंकि आर्मी हावी रहती है, लोकतांत्रिक ढंग से कम ही सरकारें होती हैं, जब होती भी हैं तो भी आर्मी का दबदबा बहुत होता है। तो आर्मी नहीं चाहती कश्मीर समस्या का कोई हल हो, तो ये मामला लटका रह जाता है। और ऐसे में भारत का जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है उसने 2016 में भी किया, 2019 में भी किया। अब तब वो डेटरेंट का काम किया, लेकिन इतना नहीं किया। कुछ सालों बाद फिर पाकिस्तान ने बड़ा काम कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक तो मनमोहन सिंह की टाइम भी होती थी, उसका गीत नहीं गाए जाते थे। कोवर्ट ऑपरेशन भारत करता रहा है पाकिस्तान में, चूंकि उससे जनता प्रभावित नहीं होती तो वो थोड़ा सा साइडलाइन हो जाता है। लेकिन जो अब मोदी जी ने जो सेना के लिए कहा कि सेना अपनी जगह चुन ले, सब टारगेट चुन ले, ऐसा कहने के लिए ठीक है। लेकिन अंतिम फैसला तो सरकार, सेना ने चुन लिया टारगेट, समय भी हम्म। चुन लिया, लेकिन उसको हरी झंडी कौन देगा? उसको हरी झंडी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट देगा, प्रधानमंत्री मोदी देंगे। और मोदी जी ने तमाम जोखिम लेते हुए इसके इफ बट किंतु परंतु अगर मगर बहुत हो सकते हैं, अभी कुछ भी जो पूर्व थल सेना अध्यक्ष है नरानवे, मनोज नरानवे, उन्होंने तो कह ही दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है। तो ये एक बहुत बड़ा जोखिम उठाना आज की तारीख में, मुझे लगता है इसकी तारीफ की जानी चाहिए। और दूसरा, भारतीय सेना ने ऑपरेशन बिंदु जिस सटीक अंदाज में अंजाम दिया, उसके लिए भारतीय सेना को बधाई दी जानी चाहिए। धीरेन्द्र सर, आपका क्या मानना है सर, जो आज जवाब दिया गया, ये बिना किसी पॉलिटिकल विल पावर के ये संभव है? क्योंकि 2008 में भी जब 26/11 हुआ था, दिल्ली में ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद भी जो आतंकी घटना हुई थी, उसके बाद इस तरह से शायद जवाब नहीं दिया गया। इस वजह से वो घटनाएं बढ़ती चली गई। अब जब होती हैं तो उसके तुरंत बाद कार्रवाई की जाती है, और 2 हफ्ते के अंदर ही हो जाती हैं चीजें। देखिए, ये कहा जाता है, अगर हम लोग कभी भी किसी भी राज्य के इतिहास को गौर करें या किसी भी आइडियोलॉजी को देखें, वो ये कहता है कि जब कोई अपराध हो तो उसका जो दंड है, उसका उसी वक्त या उसके समय के बीच में, जब तक कि ये लगे कि हाँ, उस दंड की लोगों को याद है, वो उस अपराध की याद है, और उसकी मात्रा, उसका अनुपात बराबर होना चाहिए। पिछले लगातार हिंदुस्तान ने जो एक आतंक का बहुत ही जो जहां ग्रसित देश है, उसमें आप देखिए 2001 2002 जो पार्लियामेंट अटैक है, यानी इस देश की आधारभूत जो संस्था है उस पर अटैक किया गया। उतना बड़ा अटैक था कि अगर वो दरवाजे बंद नहीं होते तो हिंदुस्तान की संसद का क्या होता। ये आप सोचिए, उसके बाद हमने ऑपरेशन पराक्रम किया और उसमें बॉर्डर तक सेना गई, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए और वापस लौटा। तो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को लगा कि भारत को वो कभी भी इस पर रख सकता है ब्लैकमेल पे। 2008 का इतना बड़ा अटैक मतलब ग्लेरिंग एग्जांपल है पूरी दुनिया के इतिहास में। इस तरह से जो लगातार 3 दिन तक सब तमाम लोग देखते रहे, किस तरह वो एक पूरा राष्ट्र जो है एक बिल्कुल निरीह की तरह वहां देख रहा था उन 10
जिनमें से एक बाद में पकड़ा गया था, जिंदा कसाब। तो वो तमाम लोगों के बाद भी जब यहाँ से एक तो एक्शन नहीं हुआ, आर्मी की जरूरत थी उस समय, सब लोगों को लग रहा था, एनएसजी का ऑपरेशन पूरा हुआ था, जब वो खत्म हुआ तब भी सब लोगों को लग रहा था कि अब नेशनल उसको तय करना है, पॉलिटिकल लीडरशिप को। फिर वो जो याद है जब कुछ दिनों बाद हवाना जा रहे थे मनमोहन सिंह, तो उन्होंने पत्रकारों को जवाब दिया उस प्रेस को ब्रीफिंग में, जो जनरल ब्रीफिंग थी, कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित देश है। यानी उन्होंने पाकिस्तान के बजाय एक्शन लेने के उसको बराबर इक्विवेलेंट कर दिया। तो आप एक उनको ताकत देते रहे। 2016 जब फर्स्ट अटैक होता है उरी के बाद, तो आप एक पहला थ्रेश होल्ड पार करते हैं कि हमारी आर्मी ये बॉर्डर पार कर सकती है, एलओसी पार करके अटैक कर सकती है। दूसरा जब आप करते हैं पुलवामा के बाद, तो आपकी एयरफोर्स उनके एयरफील्ड में 22 मिनट तक, 21 मिनट तक रहती है। तो आप एक जो एटॉमिक वार की डिटरेंस पावर है उसको, ब्लफ को आप पार करते हैं। और इस बार जब आप पाकिस्तान के पंजाब में घुसते हैं, बेसिकली पाकिस्तान पंजाब के अलावा कुछ भी नहीं है, बाकी सब एक तरह से कॉलोनियल उनका सिस्टम है। अगर आप बलूचिस्तान से लेके उनके, चाहे वो किस तरह बना है मिला है उसके इतिहास पे चले जाएं, चाहे वो संसाधनों का किस तरह इस्तेमाल होता है और सेना में कौन लोग हैं और प्रशासन में कौन है, तो आप दिखेगा पंजाब उनमें वो सर्वोच्च है। तो आपको ये कहना पड़ेगा कि एक लीडरशिप इस समय ऐसी है, जो मैं आपको कह रहा था कि ये आदमी बिल्कुल अकेला है। जब उसको फैसला लेना होगा, मोदी, प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त अकेला होता है। भले कितनी जो विजय जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि चाहे कितनी भीड़ क्यों ना हो सलाहकारों की, चाहे कितने ही लोग क्यों ना हो एक्सपर्ट, फैसला उसी को लेना होता है जो उस समय हेड करता है, जिसके साइन होते हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा, और कल ही मैं देख रहा था एक इंटरव्यू जिसमें सत्यपाल मलिक, जो पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर का आखिरी राज्यपाल अभी तक के राज्य में, क्योंकि अभी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहां, तो वो एक कि इनके अंदर गुर्दा नहीं है, ये लोग डरपोक हैं, ये तमाम चीजें। तब भी मैं हंस रहा था कि 12 घंटे उन्होंने ये स्टेब्लिश करने के लिए नहीं हुए कि वो गुर्दा, अगर वो कह रहा था कमजोर है, तो उसमें स्टील दिख रहा था। ये बहुत बड़ा फैसला होता है, क्योंकि पाकिस्तान में मुरीद के और जो मुझे लगता है कि बावलपुर का जो हाउस है वो उनके यहाँ मस्जिद सुबह अनल्ला, मुझे लगता है कि उन पर अटैक करने के लिए एक मजबूत नेतृत्व के अलावा किसी की हिम्मत होती नहीं। आलोक रंजन भी जुड़ गए हमारे साथ, और उनके फ्रेम में एक तस्वीर भी दिखाई दे रही है 71 की, और उनके टी शर्ट पे भी 93,000 लिखा हुआ है। मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है आपकी तरफ से, लगता है आप मानते हैं कि अगर इच्छा शक्ति हो और पॉलिटिकल पावर आपके साथ हो, सेना के साथ, तो इस तरह की चीजें की जा सकती हैं। बिल्कुल। देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि बिना पॉलिटिकल लीडरशिप के और उसकी इच्छा शक्ति के खिलाफ जाकर आप काम नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, भारत और पाकिस्तान में ये बहुत बेसिक डिफरेंस है। हमारे पास पॉलिटिकल लीडरशिप है जो कहती है हमारी सेनाओं को कि जी ये काम करना है। पाकिस्तान में जस्ट इसका उल्टा है। उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो सारा कुछ डिक्टेट करती है। तो ये हमारे में फर्क है। बाकी रही बात, मैं धीरेन्द्र जी को सुन रहा था, धीरेन्द्र जी कह रहे थे कि ऐसे ऐसे बयान आए कि गुदा नहीं है और ये नहीं है और वो नहीं है। देखिए, जब मिलिट्री ऑपरेशंस करना हो और भारत की मिलिट्री हो और सामने पाकिस्तान जैसा एक रोग स्टेट हो, तो उसके खिलाफ हम्म, आप बिना सोचे समझे जंग के मैदान में नहीं कूद सकते। हम्म, आपको प्लानिंग करनी होती है, आपको प्रॉपर अपनी चीजें देखनी होती है कि आपका कोलेटरल डैमेज कितना होगा, आपका रिस्क फैक्टर आपको चेक करना होता है कि भाई अगर हम जा रहे हैं तो हमारा रिस्क कितना है, हमारा डैमेज कितना हो सकता है। और देखिए, अभी हुआ, अभी जैसे 15 हमारे करीब खबर मिली है कि 15 हमारे सिविलियंस भी मारे गए। ये अभी और खबरें आएंगी, अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, अगर पाकिस्तान गोलाबारी करता है, तो ये चीजें होंगी। तो ये इतना आसान नहीं है फैसला लेना। एक आदमी को भी फैसला लेना है तो ये बहुत मुश्किल फैसला है, और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, ना कि सिर्फ भारत पाकिस्तान के रिलेशंस पर पड़ेगा या भारत पाकिस्तान के लोगों पर पड़ेगा। आप देखिए, पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त भारत और पाकिस्तान पर है। लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल। मैं ये कहूंगा कि देखिए, दूसरी तरफ मैं ये कहूंगा कि आखिर हम कब तक बर्दाश्त करें, हम कब तक पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर को झेलते रहें। इसकी एक रेड लाइन है, और वो रेड लाइन पहलगाम के बाद क्रॉस हो गई। और अगर आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी मजबूत नहीं होती, तो आपने देखा है कि 2008 में मुंबई अटैक्स के बाद भी कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो आलोक जी आखिर ने आपने आपने जो बात कही, मैं उसी पे विजय जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। विजय जी, आपको याद होगा 2001 में ऑपरेशन पराक्रम हुआ था, तब संसद पे हमला हुआ था। अगर जैसा वीरेंद्र सर कह रहे थे कि दरवाजे खुले रह जाते तो क्या होता था, तो सर उसके बाद सेना मूव हुई, आपने भी कवर किया है उस इवेंट को और देखा है उस ऑपरेशन को। तो उस समय भी सर चाहते तो कर सकते थे इस तरह का ऑपरेशन, लेकिन उस समय नहीं किया। क्या उस समय इच्छा शक्ति की कमी थी, या बहुत सारी चीजों का दबाव था?
देखिए, एक तो मैं चीज जोड़ दूं कि इस बार मोदी जी को फैसला लेने में थोड़ी सी आसानी इसलिए भी हुई क्योंकि पूरा विपक्ष साथ था। सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई, सबने कहा कि हम पूरी तरह साथ हैं, प्रधानमंत्री जी जो भी फैसला ले हम उनके साथ हैं। तो ये मोदी सरकार, एनडीए सरकार फैसला नहीं ले रही थी, ये पूरा पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो फैसला ले रहा था। 142 करोड़ लोग फैसला ले रहे थे, तो थोड़ी सी आसानी हुई। वाजपेयी जी के समय की आपने बात की, तो ये उस समय सूद साहब हुआ करते थे, मेजर जनरल थे या मुझे पता नहीं। उनकी एक किताब भी है इसको लेकर, ऑपरेशन पराक्रम और उनको लेके। तब उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा था कि आप सेना की मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि सेना लगा दो, तो फिर करेगी क्या सेना, कि पहले सेना लगा दो उसके बाद देखा जाएगा, उसके बाद कोई कदम उठाएंगे, ये कहा गया था। और मैं उस समय कवर कर रहा था, मैं बीकानेर गया, बाड़मेर गया, जैसलमेर गया। वहां पर मैंने देखा कि कैसे बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही थी। इंदिरा गांधी कैनाल के अंदर जो सुरंगें हैं, माइन, वाटर माइंस, वो भी बिछाई जा रही थी। आपको पता होना चाहिए, 200 बिलियन डॉलर सेना के मूवमेंट पर, और वापस उनको बिना एक गोली चलाए जनवरी 2002 में सेना का मूवमेंट शुरू हो गया था, अक्टूबर में वापसी हुई थी, बिना गोली चलाए वापस अपनी बैरकों में सेना आ गई थी। 200 बिलियन डॉलर इस पे खर्च हुआ। भारत के अधिकृत आंकड़ों के अनुसार 8 लाख के आसपास सेना सीमा पर पड़ी रही। भारत के अधिकृत आंकड़ों के अनुसार कम से कम 800 भारत के जवान मूवमेंट के दौरान, लैंडमाइंस बिछाने के दौरान, लैंडमाइंस उठाने के दौरान मारे गए, और 1295 सिविलियंस मारे गए। इतना तो अगर लड़ते तो शायद इससे कम पाकिस्तानी मारे जाते मेरे ख्याल से। लेकिन वाजपेयी जी ये शायद हिम्मत भी नहीं कर पाए। अंतर्राष्ट्रीय का तो दबाव की बात में तो आना अलग बात है, क्योंकि 1971 में तो भारत के साथ कोई नहीं था, एक यूएसएसआर खड़ा था। सातवां बेड़ा पाकिस्तान ने भेज दिया था, और अमेरिका ने भेज दिया था, इंदिरा गांधी फिर भी डटी रही। ऐसे ही 1999 का करगिल, मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया कि वाजपेयी जी ने तब लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने का फैसला क्यों नहीं लिया। भाई, वो लोग लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके हमारे यहाँ आकर हमारे बंकरों पर बैठ गए, और उनको मार गिराने के लिए हमारे 400-500 लड़के बेचारे शहीद हो गए। अगर लाइन ऑफ कंट्रोल करने का हुक्म जारी होता तो एयरफोर्स 2 दिन के अंदर खाली कर देती, सारे बंकर नष्ट कर देती। तो ये पॉलिटिकल फैसले, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव, तमाम हरकतें, तमाम बहुत सारी जो लेकिन ग्लोबल। विजय जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि मैं एक चीज ये बार बार ये समझना चाह रहा हूँ कि सर देखिए, जिस तरह से 2014 के बाद से जो एक घटना होती है और जिस तरह से एक्शन लिया रहता है, उस घटना के बाद जवाब दिया रहता है, और वो कड़ा जवाब दिया रहता है। उरी हो चाहे पुलवामा हो, और अब पहलगाम की घटना के बाद जिस तरह से सरकार ने कदम उठाए, आपको लगता है कि ये एक मैसेज देता है ना सिर्फ पाकिस्तान को, आतंकवादियों को, बल्कि पूरी दुनिया को भी देता है कि भारत अब सहन नहीं करेगा इस तरह की घटनाएं? हाँ, ये तो बिल्कुल 100% है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि सिंधु जल समझौते पर रोक लगाना, ये हम्म। उससे बड़ा फैसला है। जी। पाकिस्तान के आर्थिक स्रोत बंद कर दिए जाएं, आईएमएफ पे, वर्ल्ड बैंक पे दबाव डाला जाए, जिस कूटनीति पर भारत तेजी से अमल करता हुआ नजर आ रहा है, वो बड़े फैसले हैं, वो बड़े स्थायी उसका असर है। अब आतंकवादी शिविरों को नष्ट किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन हम्म। ये इनको पालता कौन है, पोसता कौन है? हम्म। पाकिस्तान की सेना पोसती है, आईएसआई हम्म। पोसती है। एक औलाद मर गई, एक औलाद और पैदा हो जाएगी उनकी। हम्म। उरी के बाद भी औलादें पैदा हुई, बिल्कुल। बालाकोट के बाद भी औलादें पैदा हुई हम्म। आतंकवादी। फिर शिविर बंद हो जाएंगे, फिर शुरू हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक डेटरेंट का काम ये वाला पहलगाम वाला मुद्दा अगर करता है तो बहुत हम्म। अच्छी बात है, और कम से कम ये भ्रम टूट जाएगा। मुझे अभी कुछ कह नहीं सकते, अब पाकिस्तान किसी भी तरह का दुस्साहस कर सकता है, लेकिन ये भ्रम टूट जाएगा कि दो न्यूक्लियर पावर देश अगर आपस में उलझते हैं, तनाव पैदा होता है, तो न्यूक्लियर पावर के जो डेटरेंट का काम करता है उसके साए में रहकर एक मिलिट्री ऑपरेशन किया जा सकता है, इसकी संभावना बनती है। ये मुझे धीरेन्द्र लगता सर, है ये बड़ा मैसेज जाएगा। धीरेन्द्र सर, जैसा सर ने कहा, विजय जी ने कहा कि संभावना बनती है, लेकिन 99 में भी जब वॉर हुआ था, तब भी पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही न्यूक्लियर पावर थे, लेकिन भारत ने तब भी जवाब दिया। उस तरह का नहीं था कि एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज जाए। अब जो कार्रवाई की है उसमें न सिर्फ पीओके में बल्कि पाकिस्तान पे भी कार्रवाई की है। क्या लगता है, बहुत बड़ा मैसेज दिया है इस बार, और इसका कुछ असर होगा आपको लगता है? मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा मैसेज, जैसे विजय जी ने साफ कहा कि जो फाउंटेन हेड है टेररिज्म का, हम्म। वो तो सेना है ना, वहां हम्म। पाकिस्तान की सेना है। अल्टीमेटली पाकिस्तान
अब और कुछ भी नहीं बचा। जब वो बना हम्म। होगा तब हो सकता है कि उन तमाम उनमें एक रिश्ता रहा हो, चाहे वो ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता क्या वो रहा हो, लेकिन अब कुछ समय से वो रिश्ता वहां बिल्कुल ब्रेक हो रहा है। अगर वहां कोई सीमेंटिंग पावर फोर्स है तो वो आर्मी है, जो उनको खैबर पख्तूनख्वा को या बलूचिस्तान को पाकिस्तान से जोड़े हुए है। अब हम्म। अगर हम आर्मी का, मुझे लगता है कि ये इसीलिए नराणे लिख रहे हैं, हम्म। वो जो लिख रहे हैं वो इसीलिए लिख रहे हैं कि पाकिस्तान बिना किसी उसके या मानेगा नहीं। भारत ने हम्म। सिर्फ ये किया है कि भारत ने बहुत ही प्रिसाइज किया है, मतलब, और इसके लिए उसने बाकायदा अनाउंस भी किया है कि हम्म। कोई भी आर्मी इंस्टॉलेशन या सिविलियन उसको हिट नहीं किया गया। ये एक इशारा था, जो मेरे पास राइट है मैंने उसको एग्जीक्यूट किया, जो मुझे वर्ल्ड पावर से, मतलब जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसी में हासिल है। अब अगर ऐसे में पाकिस्तान, जो कि पिछली बार भी आपने देखा कि पुलवामा के बाद तुरंत जब हम लोगों ने बालाकोट किया तो अगले दिन उनका पूरा स्क्वाड्रन था, अर्ली मॉर्निंग वो अटैक हम्म। किया, यानी इतनी दुस्साहस किया। हम्म। पाकिस्तान की सेना के जो मेडल हैं, वो जो उनको बिना किसी युद्ध में जीते हुए मिले हैं, अगर वो वार में नहीं जाते हैं इस वक्त, इस समय जो हम्म। सबसे बड़ी चीज हुई है, ये जो ट्रेलर है जिसको मैं मान रहा हूं कि ये बड़ी चीज ये हुई है कि पाकिस्तान की सेना के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर है कि वो एक्शन ले, और वो अगर एक्शन लेती है तो वो यहाँ फोर्स में मारी जाएगी, क्योंकि पिछले जो 12-13 दिनों की तैयारी है वो इसके लिए तैयारी नहीं है, वो पाकिस्तान के हम्म। रिएक्शन के लिए तैयारी है, रिटेलिएशन के लिए तैयारी है। तो वो यहाँ मारी जाती है, और अगर वो नहीं लेती है तो वो वहां जनता के हाथों से अपने मेडल छिनवाएगी, पीटेगी, और वो जो पाकिस्तान की जो डेसिमेशन की प्रोसेस है उसको फास्ट करेगी। तो मुझे लगता है कि ये एक जो वो इंतजार है कि किस तरह से उस फाउंटेन हेड को कुचला जाएगा, वो एक तरीका है। हमको अभी इंतजार करना पड़ेगा, और सरकार भी मुझे लगता है ये जानती है। जैसे अभी एलओसी पर जिस तरह से अब हैवी वो हो रही है फायरिंग, शेलिंग और हो रही है। हम्म। हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो शायद आगे कहीं और स्केलेट होगी। मैं अभी सुन भी रहा था उनके उनको एक पाकिस्तान जो कि कंटिन्यू झूठ में जिंदा रहता है, अभी मैं सुन रहा था उनके सारे पॉलिटिशियंस ये कह रहे हैं, और वो अपनी जनता को समझा रहे हैं कि हमने उनके 5 तैयारे गिरा दिए हैं। वो इस झूठ के साथ हैं, वो ये लगभग 16 दिसंबर वाला झूठ है 1971 का, जो 1:30 बजे तक वहां भंगड़े पड़ रहे थे पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तानी पंजाब में, कि हमने ढाका भी जीत लिया, हमने पाकिस्तान हिंदुस्तान की फौज को कई मोर्चों पर मारा है। तो मुझे लगता है अभी हमको इंतजार करना होगा, और अगले कुछ दिन जो है बहुत अहम है इस पूरे इलाके के, क्योंकि ये दुनिया का वाहिद इलाका है जहां 3 एटॉमिक पावर हैं, और जिसमें भारत के दोनों के साथ बहुत कॉर्डियल रिलेशन नहीं है। तो आलोक जी, आप नजर बनाए रहते हैं, पाकिस्तान की मीडिया में भी बहुत देखा है मैंने, आपके यूट्यूब पे भी देखा है कि आप नजर बनाए रहते हैं वहां पे, जिस तरह से फैक्ट्स को प्रेजेंट किया जाता है। फैक्ट्स नहीं कह सकते उसको, गलत जानकारी ही दी जाती है। क्या लगता है सर, अब वहां पे वो लोग क्या बता रहे होंगे और क्या ही चीजें सामने रखी जा रही होगी जनता की, कि दिल को तसल्ली रहे कि नहीं हम मार तो खाएं लेकिन हमने भी कुछ किया है, ऐसा दिखाएं। देखिए वहां पर तो बड़ा क्लियर है, धीरेन्द्र जी ने एक चीज बता दी कि 5 तैयारे जो हैं वो भारत के गिरा दिए गए हैं। तो ये बहुत ज्यादा, अब सोचिए हामिद मीर जैसा जर्नलिस्ट, उनके हम्म। जैसे और भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है जो फेक हम्म। तस्वीरें पेश कर, मतलब लाइक 4 साल 5 साल पुरानी कोई जेट जेट हमारा क्रैश हुआ होगा, उसकी हम्म। तस्वीरें पेश करके कह रहे हैं कि जी हमने तैयारा मार गिराया है। कमर चीमा हम्म। जैसे लोग जो अपने आप को एनालिस्ट बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि हमने 6 तैयारे गिरा दिए हैं, ड्रोन गिरा दिया। सवाल ये नहीं कि तैयारे ड्रोन गिरा दिए, सवाल ये है कि आपने क्या किया। हमने जो किया उसके वीडियोस दिख रहे हैं, मिसाइलें हम्म। गिरती हुई दिख रही हैं, हमने सबूत दिए, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमने मारा है। और सबसे हम्म। बड़ी बात, जो ये कहते हैं कि हमारा डिफेंस इतना तगड़ा है, हमारा डिफेंस इतना तगड़ा है, मैं ये, मतलब मैं देख के हैरान हुआ कि अगर आप बहावलपुर से लेके और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जहां पे हमला हम्म। किया गया है, ये नियर अबाउट 600 किलोमीटर का कर्व है। हम्म। 600 किलोमीटर। तो हमने हम्म। जो मोर्चे खोले, हमने जो अटैक किया, वो 600 किलोमीटर के कर्व पे किया है। और ये हम्म। बहुत बड़ा हमला है, ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है, और ये बहुत बिल्कुल। बड़ी प्लानिंग के साथ हुआ है। सवाल यह है कि एक आदमी, एक जनरल आसिम मुनीर के जिद की वजह से, क्या हम्म। पाकिस्तानियों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि एक उसकी जिद की वजह से 25 करोड़ पाकिस्तान की आवाम इस समय खतरे में है? ये उनको जितनी जल्दी समझ में आ जाए तो बेहतर है, वरना बहुत मुश्किल आने वाली है। ये समझने में वक्त उनको बहुत ज्यादा लग जाएगा, तब तक बहुत सारी चीजें हो चुकी होंगी। मैं आखिरी में आप तीनों से ही छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि सर, आप मानते हैं, क्या आप मानते हैं कि आज जो कदम उठाया है, तो ये जिस तरह से कहा जा रहा है कि मोदी की इच्छा शक्ति थी कि इसको जवाब देना है, कि मतलब ये सहन करके नहीं लिया जाएगा, और उन्होंने नाम भी दिया ऑपरेशन सिंदूर। आप इसको किस तरह देखते हैं, संक्षिप्त में करते हैं। विजय जी, आपसे शुरू करते हैं। नहीं, मैंने तो शुरू में ही कहा कि इसका स्वागत है, हर कोई स्वागत कर रहा है।
हम्म। सेना को पूरा श्रेय दिया जा रहा है। और बहुत सबसे बड़ी बात है कि भारत ने एलओसी क्रॉस नहीं की है, हम्म। और भारत ने उनके किसी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया है, किसी हम्म। नागरिक ठिकाने पर हमला नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकाने पर हमला किया है। तो ऐसा करके भारत ने पाकिस्तान सेना के जो रिटेलिएशन है उसके लिए विकल्प छोड़ा ही नहीं है। अब हम्म। पाकिस्तान क्या करेगा? हम्म। पाकिस्तान क्या भारत में किसी आतंकवादी ठिकाने पर हमला करेगा? भारत में तो ऐसा कोई आतंकवादी बिल्कुल नहीं। ठिकाना है नहीं। हम्म। एलओसी क्या वो क्रॉस करने की कोशिश करेगा? क्या भारत के सैन्य ठिकानों या नागरिक ठिकानों पर हमले करने की कोशिश करेगा? तो उसका तो तगड़ा रिएक्शन होगा। तो मुझे हम्म। लगता है कि जनरल मुनीर का वो मतलब वो फेस सेविंग लाइन भी नहीं छोड़ा है इस मामले में। ये जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया है। डेरेन सर, आपसे संक्षिप्त में कि क्या आप मानते हैं कि ये मोदी है तो मुमकिन है वाला एक्शन है ये? देखिए, ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि इस तरह का फैसला जो भी लेगा पॉलिटिकल लीडर, उस समय हेड जो होता है वही उसी का फैसला होता है। मुझे लगता है एक बड़ा फैसला है, क्योंकि अभी हम लोगों को उस रिटेलिएशन के लिए तैयार रहना होगा। वो भले ही कुछ भी कहें, लेकिन पाकिस्तानी एक नेशन इस तरह का है जो सिजोफ्रेनिक नेशन है। उसके पास कोई इस तरह का आइडिया नहीं कि रेशनलिटी वहाँ बहुत रेयर वो रहती हो, बहुत रेयर होगी। क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से उनके, कम से कम अभी ये तमाम लोगों के बयान देख रहा हूँ, वो कोई भी रेशनल नहीं लगता है। तो हमको इंतजार करना होगा। हमारी लीडरशिप ने अपनी तरफ से एक बेहतर और बहुत शानदार काम किया। आलोक जी, आपका रिएक्शन इस पूरी घटना पे और किस तरह देखते हैं आप उसको? देखिए, मैं इसको देखता हूं कि रिटेलिएशन तो पाकिस्तान करेगा, नो डाउट हम्म। करेगा। कैसे करेगा अब ये हमें नहीं पता कि एयरफोर्स से हम्म। करेगा या अपनी मिसाइलों से करेगा, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन एक जो सबसे अहम बात यह है कि भारत ने पूरी दुनिया को लेकर चला। वो पहले भी स्ट्राइक करने से पहले भी आपको याद होगा G20 के सारे इन्वॉयस को बुलाया गया था, उनको इन्फॉर्म किया गया था, अभी भी हम्म। बुला के उनको बताया जा रहा है, उनको सबूत दिया जा रहा बिल्कुल। है। तो बेसिकली हम्म। एक तरफ हमने स्ट्राइक किया है और दूसरी तरफ हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि हमने जो स्ट्राइक किया है उसके सबूत है हमारे पास, और वो बिल्कुल वाजिब स्ट्राइक है। इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं है। हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम की गई, हमने इसका जवाब दिया। अब अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है और हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला करता है या हमारे सिविल जगहों पर हमले करता है, जहां तक मुझे लग रहा है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर करेगा, जैसा कि जी। लास्ट टाइम भी उसने किया था कि हम्म। दूर बम गिरा दिया, भाग गया, ये जो भी हुआ, हम्म। तो उसके बाद भारत को दोबारा से एक एज मिलेगी कि हम्म। जो पीओजे के हम लगातार आपने बयान सुने होंगे पिछले एक साल में, जो हमारे गृह मंत्री हम्म। हैं, बाकी लोग हैं, राजनाथ सिंह है, कि पीओजे के हमारा है, जयशंकर कह रहे हैं कि पीओजे के हमारा है। तो उस तरफ ये कदम बढ़ेंगे, आप ये देखिएगा। न पूरा पीओजे के, सलामी स्लाइसिंग के तहत कुछ इलाका कब्जे में जरूर आएगा अगर ये रिटेलिएशन बढ़ती है, तो मुझे ये लग रहा है। तो फिलहाल जिस कार्रवाई का पूरे देश को इंतजार था उसको सोच समझ के भारत सरकार ने ये कदम उठा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छूट दी थी सेना को और उनके साथ खड़े रहे, और आज पहलगाम में जो कुछ हुआ उसका बदला ऑपरेशन सिंदूर से ले लिया गया है। और पाकिस्तान जो कुछ करेगा उसके लिए भी भारत सरकार ने तैयारी कर ली है। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।